जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। आपदा प्रभावित इलाकों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी, पीड़ितों से की मुलाकात, राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम के दिल्ली दौरे पर की चर्चा के बीच एक बार फिर सियासी चर्चाओं ने पकड़ा जोर, मंत्रिमंडल विस्तार पर धामी ने कहा हाईकमान से चर्चा के बाद लिया जाएगा कोई निर्णय। धरना दे रहे किसानों का भादराबाद टोल प्लाजा पर कब्जा, दिल्ली से आने वाले वाहन चालकों को हो रही परेशानी, 4 दिन से जारी है धरना, 28 अगस्त को देहरादून के लिए करेंगे कूच। तो वहीं यूपी के बिलासपुर में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद चंपावत जिले में बढ़ाई गई सतर्कता, मुर्गियों, अंडों और फील्ड इंपोर्ट पर रोक, 15 रैपिड रिस्पांस टीमें कर रही सघन चेकिंग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिलेंगे 22 करोड़ के नगद इनाम, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम में होगा सम्मान। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से आपदा देखी जा रही है। पर्वतीय जिलों के इससे भरी तबाही हो रही है। उत्तरकाशी धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में बारिश और मलबे ने लोगों को बेघर कर दिया है, जिसको लेकर एक और रेस्क्यू आर्मी और प्रशासन की टीमें ग्राउंड में काम कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी आज आपदा पीड़ितों से मिलने थराली पहुंचे, जिसको लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सभी आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए राहत राशि भी जारी कर दी गई है और मुख्यमंत्री स्वयं आपदाग्रस्त क्षेत्र में नुकसान के आकलन और बचाव कार्य की जानकारी ले रहे हैं। पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त हो रखा है और बादल फटने और कई घटनाएं, चाहे हम थराली, चमोली जिले के थराली की बात करें और उत्तरकाशी जनपद के शाना चट्टी, राणा गांव की बात करें, पूरे प्रदेश में कई जगह पर भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर के सरकार की सभी एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के को राहत पहुंचाने के लिए कार्य में जुटा हुआ है। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात और दिन आपदा पीड़ितों को लेकर के लगातार वो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। रात को भी उनके आपदा संचालन केंद्र में उनके द्वारा बैठक ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आपदा पीड़ितों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। सीएम धामी ने थराली चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने थराली में चल रही बचाव और राहत कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारियों को प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज थराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान थराली में आपदा प्रभावित कुछ ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि वे ऊपर के गांवों का भी जल्द से जल्द रास्ता खुलवा दें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि रास्ता खुलवाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और जैसे ही मार्ग सुरक्षित होगा वे स्वयं वहां गांव वासियों के साथ जाकर हालात का जायजा लेंगे।
देहरादून में प्रदेश में हाल ही की आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर रैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह टीम जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेगी और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। वहीं प्रदेश सरकार भी नुकसान का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। टीम में 7 लोग हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के हैं, उनकी अध्यक्षता में टीम है। उसमें कुछ चीफ इंजीनियर हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर हैं। टीम का नाम हमारे पास आ गया है, आपको हम लेटर शेयर करते हैं। जो ही हमारा यहाँ से प्रपोजल जाएगा, मेमोरेंडम जाएगा, टीम विजिट करेगी। टीम हमसे संपर्क में है, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। जब भी हमारा प्रस्ताव जाएगा उसके बाद टीम विजिट होगी, ताकि उनको हम एक सही पिक्चर दिखा सकें कि क्या वास्तव में नुकसान हुआ है। उसमें हम धराली का भी दिखाएंगे, चायना चट्टी का भी दिखाएंगे, जो पौड़ी में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, थराली में नुकसान हुआ उसका दिखाएंगे, और जो अन्य स्थानों पर जो नुकसान हुआ है पूरी चीज़ों से अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से राज्य में क्षति हुई है और किस प्रकार से इसका हम उपाय करें, ट्रीटमेंट करें, ताकि भविष्य में इससे कोई और नुकसान होने की संभावना से बचा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली दौरे पर होते हैं, राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों से होने लगती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पार्टी हाईकमान के द्वारा जब भी इस विषय पर वार्ता होगी उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि पार्टी संविधान से चलती है। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली तहसील में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। टूनरी गदेरा में आए मलबे से एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। थराली बाजार और आसपास के गांवों में घरों में, दुकानों में मलबा भर गया, कई वाहन डूब गए। एक युवती, एक बुजुर्ग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि सरकार मौके पर राहत पहुंचा रही है। स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। ये थराली में सुबह अर्ली मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड और मडस्लाइड आया था, तो हमारी टीम वगैरह सब पहुंच गई है। एसडीआरएफ पहुंच गई है, वहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी डीडीआरएफ और तहसील के रेवेन्यू के सारे लोग हैं वहाँ पे। और मलबा हटाने के लिए 5 जेसीबी वहाँ लगी हुई है, और डीएमएसपी और एनडीआरएफ की टीम भी पहुँचने वाली है थोड़ी देर में। तो जो प्राप्त जानकारी हुई है 2 लोगों के मलबे में दबने की, तो एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशेंट क्वांटिटी में है, और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। तो तहसील वगैरह में वहाँ उनको रखने की व्यवस्था की गई है। तो आशा करते हैं कि हम उसको मलबा वगैरह हटा लेंगे। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में बरसाती नाले कुपाड़ा गाड़ से आए मलबे ने यमुना नदी का प्रवाह रोक दिया है। इससे अस्थायी झील बन गई। पानी पुल के ऊपर तक पहुंच गया और आसपास के 40 से ज्यादा होटलों व घरों से 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पानी की निकासी के प्रयासों से जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड और मडस्लाइड आया था, तो हमारी टीम वगैरह सब पहुंच गई है। एसडीआरएफ पहुंच गई है, वहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी डीडीआरएफ और तहसील के रेवेन्यू के सारे लोग हैं वहाँ पे। और मलबा हटाने के लिए 5 जेसीबी वहाँ लगी हुई है। तो जो प्राप्त जानकारी हुई है 2 लोगों के मलबे में दबने की, तो एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री
सफिशेंट क्वांटिटी में है और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। पूरे घरों पे पानी आया था और पूरे होटलों का जो भी रजाई गद्दे जगमग सारा नुकसान हो गया, सारा बह गया है। कितना ऊपर पानी? कम से कम मेरे होटल दीपिन होटल में 2 फ्लोर पर पूरा पानी आ गया था। श्याना चट्टी में नदी का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, मलबा आने के कारण प्रवाह अवरुद्ध हो गया था। कल जिलाधिकारी मौके पर थे अपने विशेषज्ञों की टीम के साथ में, जिसमें सभी संबंधित विभागों के लोग थे। कल लगातार कई जगह ब्लास्टिंग की गई डाउनवर्ड साइड में और उससे परिणाम हुआ कि 4 फीट के आसपास पानी का लेवल कम हुआ। कल पुल के ऊपर पानी बह रहा था, उसमें काफ़ी कमी आई, लेकिन ऊपर से मलबा लगातार आने के कारण जितना हम पानी निकालते थे उतना पानी आता जा रहा था। रात में उधर बरसात कुछ कम हुई है तो पानी में और कमी आई है, 3 फीट पानी का लेवल और कम हुआ है। हमने एफर्ट किए थे, वो एफर्ट का रिजल्ट मिला है रात को और पानी अभी हमारा ब्रिज चालू हो गया है, अभी गाड़ियाँ स्टार्ट कर दी है। अब जो लॉस का असेसमेंट है यहाँ का वो मेरी टीम कर रही है, जो भी जैसे घरों का नुकसान है, सामान का नुकसान है, होटल का नुकसान है, उन सब चीज़ों का विकासखंड कोटाबाग के जलना भगवती ग्राम पंचायत गौतिया में सिंचाई नहर में कार्यरत मजदूर मलबा आने से मलबे के नीचे फंस गए, जिनको आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन को निकालने की कोशिश की गई। प्रशासन को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी मौके पर आए और लगभग 3 घंटे बाद मजदूरों को मलबे से निकाला गया, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग उन्हें लाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे तलिया ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश सनवाल ने जानकारी दी। मलबे में फंसे हुए मजदूरों को ग्रामीण और प्रशासन की मदद से निकाल लिया गया है। इसके बाद उनको कोटाबाग से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अलर्ट हो गया है। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, डायरिया और सांस संबंधी दिक्कतें बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। हल्द्वानी के सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है और गंदगी फैलने से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिसके चलते बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसी वजह से अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल सभी अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां और बेड उपलब्ध हैं। विभाग ने डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी बढ़ा दी है ताकि मरीजों को इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बरसातों में जो बच्चों की बीमारी है, जिसमें मैक्सिमम जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो वायरल फीवर्स जैसे बुखार से पीड़ित और दस्त से पीड़ित आ रहे हैं, जिससे बरसातों में ये अमूमन बरसात में दस्त और फीवर का होना, फीवर से बीमारी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए हमारे बच्चों वाले डॉक्टर्स प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हमारे अस्पताल में उसके इलाज के लिए भरपूर दवाइयाँ उपलब्ध है। तो चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो रुड़की लड़ौरा क्षेत्र के जैनपुर झंझेड़ी गांव में रमजान माह में अभिलेखों की कमी के चलते बंद हुआ मदरसा को खानपुर विधायक उमेश कुमार के प्रयास से फिर से शुरू किया गया है। इस मौके पर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जिन मदरसों की मान्यता और कागज पूरे हैं, राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करना बेईमानी है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेलगाम हो चुकी है। सरकार द्वारा एक कार्रवाई चलाई गई थी जिसमें जो अवैध मदरसे थे वो सील किए जा रहे थे। तो पूरे हरिद्वार जनपद में काफी मदरसे सील हुए और सील हैं भी। और मेरा कहना है जिनकी कागजी कार्रवाई पूरी है
और जिनके द्वारा कोई भी अनैतिक काम नहीं किया जा रहा, जहां पर शिक्षा का इस्तेमाल किया जा रहा, उन मदरसों का सील करना मुझे लगता है गलत है। अगर उनके पेपर, उनके दस्तावेज पूरे हैं और वो दिखाते हैं तो खोल देने चाहिए, और नहीं दिखाते और अवैध हैं और उनके पास कागज भी नहीं है तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। लेकिन जो जायज हैं, जो सही प्रक्रिया से सही अनुपालन कर रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि सील नहीं करना। हरिद्वार के निजी अस्पताल में एक युवती की गलत इलाज से जो है मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। 18 साल की सानिया को पेट में दर्द की शिकायत के बाद कनखल थाना क्षेत्र स्थित SR मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सानिया की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने और अनाधिकृत डॉक्टरों से इलाज कराने का आरोप लगाते हुए जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। प्रशासन के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर अस्पताल को सील कर दिया है। जब मैंने उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को परेशानी हो रही है कि नहीं कोई बात नहीं, इन्हें इतनी बीमारी ठीक हो जाएगी, यूं क्या को देखो चले गए। फिर दोपहर में ज्यादा हुई तो उन्होंने कहा कि जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ और इसे निकाल दो। जब तबीयत खराब थी तो निकाल दो, क्यों तुम पता को जाते पहले, क्यों हम कह रहे थे कि इसकी तबीयत खराब नहीं ठीक हो जाएगी, बस हम इतना जवाब चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अभी ये पता चला था कि एक 18 साल की लड़की है सानिया करके, उनकी डेथ हो गई है इलाज के दौरान। तो उसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और हमारे साथ एडिशनल सीएमओ साहब भी हैं। तो प्राइम के सही जो डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोगों ने देखे, उससे कुछ कमियां प्रतीत हो रही हैं। तो इसी के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फिलहाल हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। रामनगर के ग्राम पिरूमदारा इलाके में हाथीडगर के समीप स्थित सिंचाई नहर में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले में मृतक के पुत्र मनीष नेगी ने बताया कि उसके पिता शराब का नशा करते थे, जिसको लेकर कई बार परिवार में विवाद भी हो चुका था। उसका कहना है कि इसी बात को लेकर 3 दिन पूर्व भी परिजनों ने उसके पिता के बीच विवाद हुआ था और जिसके बाद वो बिना बताए घर से कहीं चले गए थे। परिजनों द्वारा उनकी खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मामले से शराब पी के चले गए थे घर से, जैसे दौड़ के नहीं आए सर, हम पूछताछ करिए मिले ही नहीं। कितने दिन पहले गए थे? सर हम गए थे कल गया था सर मैं। नहीं, पापा कब से गए थे? तीसरा दिन है। तीसरा दिन। किस बात को लेकर नाराज हुए थे? सर सन से 7 मिनट होगा थे, वही नाराज थे। शराब का नशा करते परिवार वालों ने मना करा? यस सर। तो वहीं हरिद्वार में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पिछले 4 दिनों से जारी भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। टोल प्लाजा की 4 लेन पर किसानों का कब्जा है, जिससे दिल्ली से आने वाले वाहनों को टोल क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है और यहां जाम की स्थिति बनी हुई है। किसान दिन रात धरने पर जमे हुए हैं और 28 अगस्त को महापंचायत कर फिर से देहरादून कूच करने की बात कर रहे हैं। अगर 28 अगस्त को महापंचायत होती है और किसानों ने देहरादून कूच करने का प्रयास किया तो एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो सकती है। इस तरह मुड़ गया कि 28 तारीख में और 28 तारीख तक यहाँ धरना जारी रहेगा और 28 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ के किसान देहरादून राजधानी के लिए कूच करेंगे और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हमारा धरना जारी रहेगा। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ से किसान पिटकर वापस जाने वाला नहीं है। देहरादून राजधानी किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देहरादून राजधानी में यहाँ का किसान जाएगा और 28 तारीख में राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यही टोल प्लाजा बहादुराबाद से देहरादून के लिए कूच करा जाएगा और लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलासपुर में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि होने से चंपावत जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहर से आने वाली मुर्गियों, अंडों और फीड के आगमन पर रोक लगाने के साथ ही 15 रैपिड रिस्पांस टीमों के माध्यम से जगह जगह सघन चेकिंग की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा टीमें बनाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गियों की सैंपलिंग ली जा रही है।
जो एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय के डायरेक्शन हमें प्राप्त हुए थे, उसके संबंध में हम मेरे द्वारा विभागों के साथ बैठक, जैसे चीफ वेटनरी ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, SDMs और नगर पालिका, जिला पंचायत, इनके अधिकारियों के साथ बैठक करी हुई है। इसमें हमने एक तो जो हमारी बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगी हुई है, वहाँ पे भी निरंतर इस तरीके की चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई बॉर्डर से कोई इस तरीके के व्हीकल्स तो नहीं आ रहे हैं जिसमें सेंसिटिव फीड के मामले हों या बर्ड्स वाले इस तरीके के पोल्ट्री के मामले हों, उसकी चेकिंग निरंतर हो रही है। उसके अतिरिक्त CMO साहब और CPO साहब आपस में कोऑर्डिनेशन में मेडिकल अरेंजमेंट, सैंपलिंग, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। अभी जनपद के अंतर्गत कोई भी ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। बागेश्वर में कुमाऊनी भाषा संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के बैनर तले गोष्ठी का आयोजन प्रेस क्लब सभागार बागेश्वर में किशन सिंह मल्लड़ा के नेतृत्व में किया गया। कुमाऊनी भाषा के विकास के संबंध में वक्ताओं का कहना है कि कुमाऊनी भाषा कुमाऊं के पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत की मातृभाषा है। प्यार पीर संघर्षों से कुमाऊनी भाषा का विकास हुआ है। कई पीढ़ियों ने कुमाऊं क्षेत्र की कुमाऊनी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया है। वर्तमान आधुनिक दौर में कुमाऊनी भाषा पलायनवाद का शिकार हो गई। कुमाऊनी भाषा को बचाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कुमाऊनी भाषा को रखने से ही युवा पीढ़ी की जुबान में कुमाऊनी भाषा ठहर पाएगी। मुख्यतः बात ऐसी है कि अपनी बोली भाषा संस्कृति प्रचार प्रसार के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बोली यहाँ पर बोली जाती है मुख्य रूप से कुमाऊनी बोली, जिसका जो इतिहास है बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है और एक सामरिक दृष्टि से उसको 8वीं अनुसूची में बहुत पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। तो निरंतर पूरे प्रदेश से लेकर जनपद और विकासखंड स्तर पर इसके प्रयास रहते हैं कि क्यों न इस बोली को, जो हिंदी से भी पुरानी बोली है, इसको आज तक 8वीं सूची में शामिल किया गया। उसके निमित्त आज हम अपनी बोली भाषा को भूलते हुए अन्य भाषाओं पर जो ज़्यादा फोकस हम दे देते हैं, हम हिंदी की ओर जाते हैं, अंग्रेजी की ओर जाते हैं। तो ठीक उसी के निमित्त हमारी जो अपनी बोली भाषा होती है कुमाऊनी, उसका चाइना से, तिब्बत से, नेपाल से हम इस प्रकार से जकड़े हुए सामरिक दृष्टि रहते हैं और कई प्रकार की ऐसी हमारे सांकेतिक दृष्टि से उस भाषा को आगे हमारी नई पीढ़ी को जो भूलते हम जा रहे हैं, उनमें प्रचार प्रसार हो, वो उससे जुड़े। ग्राम सभा बड़गांव गांव में भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा के नवनिर्माण मंदिर में सर्वप्रथम विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और इसके पश्चात भगवान विश्वकर्मा की 2.5 फीट ऊंची मूर्ति को डोली में बिठाकर उनके गर्भगृह तक पहुंचाया, जहां आज से 3 दिवसीय भगवान विश्वकर्मा की प्राण प्रतिष्ठा पूजा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा बड़गांव गांव की महिलाओं ने इस अवसर पर सुंदर वेशभूषा पहनकर भगवान विश्वकर्मा का फूल मालाओं के साथ भजन कीर्तन के साथ अपने गाँव में विराजमान होने पर भगवान विश्वकर्मा का भव्य स्वागत किया। आज यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान जी स्थापित हुए हैं। जब यहाँ पे भगवान विश्वकर्मा का एक मंदिर नहीं था तो हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारा एक भव्य मंदिर बने। वो आज हमारे NTPC द्वारा हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा का मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैं सभी NTPC वालों का और पूरी ग्राम सभा बड़गांव वालों का अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम धनराशि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह में प्रदान की जाएगी। इनके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि इस दिन वितरित की जाने वाली है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को खेल निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में इस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम धनराशि के 11.69 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले कुल 432 खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड के 27 खिलाड़ियों को भी नगद इनाम धनराशि वितरित की जाएगी। बैठक में 29 अगस्त को हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है और 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस देहरादून में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे हम लोग 30th नेशनल गेम में जो हमारे विनर्स रहे हैं उन सभी को हम नगद इनाम धनराशि देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो उदीयमान के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के हमारे जो खिलाड़ी गए हैं, यानी कि 8 से 14, 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों को भी उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की जा रही है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।